Good morning. Let's continue our topic. The romantic imagination and national feeling. Uh, Under the topic that is the age of revolutions 1832-1848, the first topic is the romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. Nationalism, the development of nationalism. नेशनलिज्म का डेवलपमेंट सिर्फ मतलब वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नेशनलिज्म का डेवलपमेंट नहीं हो सकता. नेशनलिज्म का डेवलपमेंट सिर्फ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हो सकता. कल्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दैट इज कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आइडिया ऑफ द नेशन में, मतलब नेशन को एक्सपेंशन करने में, नेशन को डेवलप करने में कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड दैट इज कौन सा इंपॉर्टेंट रोल? दैट इज आर्ट एंड पोएट्री कर स्टोरीज एंड म्यूजिक. आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरी एंड म्यूजिक हेल्प करती है एक्सप्रेस एंड शेप करने में, मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग्स लाने में. आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक एक्सप्रेस करती है हमारी फीलिंग्स को शेप देने के लिए कि हमारी सोसाइटी, हमारा नेशन कैसा होगा, दैट. एंड ठीक है, मतलब हमारी फीलिंग्स को करती है. मतलब कहते हैं ना कि आर्ट हो गई, आर्ट, पोएट्री, कहानियाँ, किस्से, म्यूज़िक हमारे नेशनल फीलिंग्स को स्प्रेड करती है, नेशनल फीलिंग्स को बनाती है, शेप देती है और एक्सप्रेस करती है. हमारे नेशनल फीलिंग्स को शेप भी देती है और एक्सप्रेस भी करती है. एंड दैट let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists. Let us look at Romanticism. Romanticism की बात करते हैं. ये कल्चर मूवमेंट था which thought to develop a particular form of national sentiment. ये एक, आप कह सकते हो, ये कल्चरल मूवमेंट था जो एक ख़ास तरह की नेशनल फीलिंग को डेवलप करना चाहता था. एक स्पेशल तरह की नेशनल सेंटिमेंट्स को, नेशनल इमोशंस को डेवलप करना चाहता था. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड माइस्टिकल फीलिंग. अब इसमें क्या था कि आम तौर पे जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे एंड जो पोएट्स थे, उनमें क्या हुआ था, क्रिटिसाइज कर रहे थे वो, और क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन, क्रिटिसाइज कर रहे थे दैट तर्क वितर्क, मतलब क्रिटिसाइज किया. और साइंस एंड क्रिटिसाइज किया. रीजन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन था, तर्क वितर्क किया. साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप जो साइंस पे फोकस कर रहे हो उससे बेटर है, आप जो रीजन और साइंस पे फोकस करते हो उससे बेटर है कि आप इमोशंस पे फोकस करो, किसी की, उनकी अंतर्दृष्टि, मतलब उनके अंदर अंतरात्मा पे फोकस करो, अंतर्दृष्टि पे या माइस्टिकल फीलिंग पे, उनकी भावनाओं पे. ठीक है, रहस्यवादी, ठीक, मिस्टिकल फीलिंग्स पे करिए, फोकस करिए, इमोशंस पे, उनकी अंतर भावनाओं पे, मिस्टिकल फीलिंग्स पे
फोकस करने के लिए वो कह रहा है दैट आपको साइंस और रीज़न पे ज़्यादा फोकस नहीं करके इस पे फोकस करना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं, जो रोमांटिक आर्टिस्ट है वो कह रहे हैं कि इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं दबी हुई, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करके उसको बढ़ाइए। that this effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past at the basis of a nation, at the basis of a nation। और फिर क्या किया गया कि उनका मतलब प्रयास था, या आप कह सकते हो कि उनका एक एफर्ट था कि वो एक सेंस ऑफ मतलब क्रिएट करें अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को, ठीक है, एक कलेक्टिव हेरिटेज को क्रिएट करें और एक कॉमन कल्चरल पास्ट को भी बोलें। देखो, एक कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चर पास्ट को बोले और उसको बेसिस बनाए नेशन का। उसको क्या बनाए? उसको बेसिस बनाए नेशन का। देन अदर रोमांटिक such as German philosopher John, I think we have discussed this thing. Let's revise. Other romantic such as the German Gottfried Herder, 1744 to 1803, claimed that true German culture was to be discovered among the common people. You can say कि जो जर्मन थे, जो जर्मन फिलोसफर थे, देखिए कुछ अदर रोमांटिक्स भी थे, दैट इज जर्मन फिलोसफर एक थे। जर्मन फिलोसफर कौन से थे कि योहान गॉटफ्रीड हर्डर, ठीक है, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people। उसने क्लेम क्या किया? जो ट्रू जर्मन कल्चर था, उसने बताया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है was to be discovered, मतलब वो डिस्कवर होना चाहिए कॉमन पीपल्स में, ठीक है, वो डिस्कवर किस में होना चाहिए? दास वोल्क में, मीन्स की कॉमन पीपल में। कॉमन पीपल को ही दास वोल्क कहा गया है, कॉमन पीपल को दास वोल्क कहा गया है। एंड दैट इट वॉज थ्रू फोल्क सॉन्ग। आप कैसे कर सकते हो? फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री, folk dances and the true spirit of the nation और was popularized। आप इसको कैसे कर सकते हो कि इट वॉज थ्रू, आप कर सकते हो दैट इज सॉन्ग, फोल्क सॉन्ग गा के, पोएट्री करके, डांस करके, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज। जो ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन है वो पॉपुलराइज मतलब होगी, ठीक है। जो ट्रू स्पिरिट आपके अंदर है दैट इज फोल्क, ये पॉपुलराइज हो जाएगा। जैसे क्योंकि हमारी कोई भी फीलिंग्स होती है हमारे नेशन को लेके, तो वो कैसे पॉपुलराइज होती है, वो कैसे आती है बाहर? जैसे फोल्क डांस करके, फोल्क पोएट्री या फोल्क सॉन्ग्स गा कर ही वो हमारी जो ट्रू स्पिरिट होती है नेशन को लेके वो बाहर आती है। एंड दैट इज so collecting and recording these forms of folk culture were essential to the project of nation building। और इसीलिए मतलब कलेक्ट करना और इन सब चीज़ों को रिकॉल करना, मतलब रिकॉल्ड करना या रिकॉर्ड करना फोल्क कल्चर्स को अपने, ये एक एसेंशियल है अपने नेशन बिल्डिंग के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे प्रोजेक्ट नेशन बिल्डिंग के लिए। एंड the emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience
who were most illiterate. The emphasis on मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया था, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे ज़्यादा। वर्नाकुलर लैंग्वेज दैट इज आपकी लोकल लैंग्वेज होती है या रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक है, स्थानीय लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पे काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा था। और आप कह सकते हो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज पे प्रेशर दिया जा रहा था। लोकल एम्फेसिस किस पे दिया जा रहा था? वर्नाकुलर लैंग्वेज दैट इज लोकल लैंग्वेज और कलेक्शन ऑफ लोकल फ्लॉक लोर पर काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा था, एम्फेसिस दिया जा रहा था। वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट, बट मतलब वो इसलिए फोकस नहीं दिया जा रहा था जिससे कि आप रिकवर कर पाओ एंशियंट नेशनल स्पिरिट को, ठीक है, वो इसलिए फोकस नहीं दिया जा रहा था जिससे कि आप रिकवर कर पाओ एंशियंट नेशनल स्पिरिट को, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, बट ऑल्सो टू कैरी, ये मतलब कि आपको एक था कि ये ऑल्सो कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, एक मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को कैरी कर रहा था कि वो उन ऑडियंस तक भी ये बात पहुंचा पाए जो कि मोस्टली ऑडियंस क्या थी? इलिटरेट थी। मोस्टली ऑडियंस क्या थी? इलिटरेट थी। एंड हाँ, बट वो मतलब हमारा ये जो मॉडर्न नेशनलिस्ट का मैसेज था ये पहुंचाना चाह रहा था लोगों तक, क्योंकि जो मोस्टली हमारी ऑडियंस थी वो क्या थी? इलिटरेट थी, इसलिए उन तक ये बातें पहुंचाना ज़रूरी था। और कौन सी भाषा में? लोकल लैंग्वेज में और लोकल आप कह सकते हो फोल्कलोर में, ठीक है, लोक साहित्य में, लोक लिटरेचर दैट। And this was especially so in the case of Poland, और ये मतलब कि this was especially so in the case of Poland, which has been partitioned at the end of 18th century by the great power। और क्या हुआ कि ये खास तौर पे पोलैंड पर ही लागू होता है, ठीक है, ये खास तौर पे क्या है? स्पेशली हम पोलैंड पे इस केस को लेते हैं, दैट इज पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था, हटा दिया गया था 18th सेंचुरी में, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर, ठीक है। कौन सी ग्रेट पावर से हटाया गया था? रशिया, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। और आप कह सकते हो रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है, इन सब से मतलब ग्रेट पावर से क्या किया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। एंड even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept along through music and language। देखो पोलैंड, इवन तो क्या होता कि पोलैंड नो लॉन्गर मतलब इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रह गई थी, पोलैंड इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रह गई थी, बट उसकी जो नेशनल फीलिंग्स थी वो केप्ट, उसकी नेशनल फीलिंग्स को कैसे अलाइव रखा जा रहा था? दैट इज म्यूजिक और लैंग्वेज से उसकी नेशनल फीलिंग्स को अलाइव रखा जा रहा था। एंड दैट कैरोल कुपर्स्की, ठीक है, कैरोल कुरपिंस्की, कैरोल कुरपिंस्की, and for example celebrated the national struggle through his operas and music। वो अपने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते थे, कैसे? ओपेरा से एंड म्यूजिक से, एंड टर्निंग फोक डांसेस इनटू द पोलनाइज एंड मजरूका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। और आप कह सकते हो जो कैरोल कुरस्पी था, उसने क्या किया था? अपने नेशनल मूवमेंट को अपने ओपेरा और म्यूजिक से क्या किया था? मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। और पोलोनेस और माजरूका
पोलोनेस एंड माजुरका जैसे फ्लोक डांसेस को उन्होंने क्या सिंबल दिया था? नेशनलिस्ट सिंबल दिया था। उन्होंने कौन सा सिंबल दिया था? उन्होंने उसे नेशनलिस्ट सिंबल दिया था। एंड दैट लैंग्वेज to play an important role in developing nationalist sentiment. लैंग्वेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपिंग में हमारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, ठीक है, हमारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, और आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन में क्या था? द पोलिश language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere. देखो, जब रशियन का ऑक्यूपेशन आया तो पोलिश लैंग्वेज को क्या किया जाने लगा? फोर्स आउट टू स्कूल, मतलब पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से फोर्स आउट बाहर किया जाने लगा और रशियन लैंग्वेज को हर जगह पर इम्पोज किया जाने लगा। रशियन लैंग्वेज को किया जाने लगा, मतलब हर जगह इम्पोज किया जाने लगा। एंड दैट 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed. और 1831 में क्या हुआ था? एक आर्म्ड रेबेलियन थे जो अगेंस्ट रशियन रूल के खड़े हुए। आर्म्ड रेबेलियन थे, आर्म्ड फोर्स थे, आर्म था उनके पास, और वो रेबेलियन मतलब वो रेबेलियन किसके विद्रोह कर रहे थे? रशियन रूलर्स के खिलाफ टुक प्लेस हुआ। और लेकिन रशियन रूलर ने क्या किया था? वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। रशियन रूलर ने उन्हें अल्टीमेटली क्या किया? क्रश्ड कर दिया, अल्टीमेटली क्रश्ड कर दिया। एंड दैट following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. And following this, को फॉलो करते हुए देखो, जो many members थे, जो members of the clergy, बहुत सारे members जो थे, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. और इसके मेंबर्स ने क्या किया? जो बहुत सारे मेंबर्स थे इस क्लर्जी इन पोलैंड में जो थे, उन्होंने क्या किया? बिगिन टू यूज लैंग्वेज, मतलब उन्होंने लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट किया एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, मतलब उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया एज अ वेपन के तौर पे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। एंड many members of the clergy in Poland began to use local language, मतलब वेपन के तौर पे वो अपनी लोकल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे अपनी मतलब और उन्होंने क्या यूज किया था? पोलैंड बिगन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ, पोलैंड ने स्टार्ट कर दिया था लैंग्वेज को यूज़ करना, क्लर्जी इन पोलैंड में ये यूज़ करना, इस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था नेशनल रेजिस्टेंस के लिए। आप कह सकते हो चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक एजुकेशन में पोलिश का इस्तेमाल हुआ था, पोलैंड का यूज़ किया गया था एंड पॉलिश का यूज़ किया गया था। या आप ये कह सकते हो दैट इज इसके
ठीक है, मतलब पोलैंड के मेंबर्स ने क्या स्टार्ट कर दिया था, लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था एज अ वेपन, ठीक है, अपने नेशनलिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एज अ वेपन उन्होंने किसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, लैंग्वेज। एंड पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च, और जो पॉलिश है वो किस लिए यूज़ किया जाता था, पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पॉलिश लैंग्वेज यूज़ की जाती थी चर्च गैदरिंग के लिए, और जो और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए पॉलिश गैदरिंग यूज़ की जाती थी। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल, और रिजल्ट क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट को और बिशप्स को जेल में डाला गया और सेंट टू साइबेरिया, और उन्हें साइबेरिया भेजा गया बाय द रशियन अथॉरिटी एज पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशिया। उनके साथ क्या किया गया कि इसका नतीजा यह हो गया, बड़े नंबर में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया और सभी ऑफिसर्स ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी लैंग्वेज का या रशियन लैंग्वेज का ही एडवर्टाइजमेंट करने से मना कर दिया था। एडवर्टाइजमेंट करने से क्या किया था, मना कर दिया था। एंड the use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance। और पॉलिश भाषा रूसी, मतलब कि जो यूज़ ऑफ पॉलिश केम, जब हम यूज़ ऑफ पोलिश केम, ये जो पोलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज अ, मतलब ये सिंबल थी, हमारी जो पोलिश लैंग्वेज थी ये सिंबल थी, स्ट्रगल की सिंबल थी, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट ये सिंबल थी, स्ट्रगलिंग सिंबल था। एंड स्ट्रगलिंग सिंबल था, दैट इज। And our second topic is, that is hunger, hardship and popular revolt. Hunger, hardship and popular revolt, that is 3.2. भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह या पॉपुलर रिवोल्ट। The 1830s were years of great economic hardship in Europe। जो 1830s के ईयर्स में क्या होता, दैट टाइम ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप हुई थी यूरोप में, मतलब यूरोप में बहुत कठिनाइयाँ लेकर आया था। 1830 में क्या हुआ था, यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। एंड that the first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, कंट्री ने देखा था एक एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑल ओवर यूरोप, ठीक है, एक एनॉर्मस इंक्रीज देखा था उसने पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप में पॉपुलेशन में उसने क्या देखा था, एनॉर्मस इंक्रीज देखा था पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। दैट इज इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। देखो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या हुआ था कि जो जॉब सीकर्स थे, जिनके पास जॉब नहीं थी, जो जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए जॉब कम थी, बट जो एम्प्लॉयमेंट थे वो ज़्यादा थे, ठीक है। उन सब कंट्रीज़ में क्या था कि जॉब सीकर्स जो थे, जो एम्प्लॉयमेंट टाइप थे, वो क्या कर रहे थे, वो जॉब ढूंढ रहे थे, ठीक है, बट वो क्या कर रहे थे, वो जॉब ढूंढ रहे थे। एंड एम्प्लॉयमेंट उस कंट्री में क्या थी, एम्प्लॉयमेंट कम थी। एंड population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums।
और जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया से, गांव के इलाकों से हटकर कहाँ आ रही थी, सिटी आ रही थी। कहाँ आ रही थी वो, टाउन आ रही थी, मतलब सिटी आके माइग्रेट कर रही थी, सिटी आकर वो बस रही थी। और कहाँ बस रही थी, ओवर क्राउडेड, मतलब ओवर क्राउडेड स्लम, मतलब स्लम्प होता है कि वो भीड़ भाड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। भीड़ भाड़ से भरी गरीब बस्तियों में क्या करने लग गई, वो रहने लगी। एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स, small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization were more advanced than on the continent. Then क्या होता, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे इन टाउन वो ऑफन फेस विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन एंड मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो मोर एडवांस देन ऑन दी कॉन्टिनेंट। क्या हुआ था, जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे टाउन के, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। ज़्यादा उन्हें कंपटीशन को, स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। किसके अगेंस्ट, इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, इंपोर्ट ऑफ चीप, ठीक है, जो इंपोर्ट हो रही थी, जो इंपोर्ट्स ऑफ क्या हो रहा था, चीप मशीन से जो गुड्स बन रहे थे इंग्लैंड से, वो इंपोर्ट किए जा रहे थे। वो क्या किए जा रहे थे, वो इंपोर्ट किए जा रहे थे। और वे इंडस्ट्रियलाइजेशन वो मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। ठीक है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। और आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड में क्या होता, बहुत ज़्यादा एडवांस थी, मोर एडवांस थी। और सेकेंड, चीप मशीन मेड गुड्स भी वहीं से बनकर आ रहे थे। चीप मतलब सस्ती मशीनों के बने हुए गुड्स वहाँ से यहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ पे भी वो सस्ते रेट में बिक रहे थे। तो क्या हो रहा था कि जो इंडिया के गुड्स, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें बहुत ही कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। उन्हें क्या करना पड़ रहा था, उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। एंड this was especially so in textile production, और this was क्या था, specially so on in textile production। और ये textile production which was carried out mainly in homes or small workshop and was only partially mechanized। क्या हुआ था, ये सबसे ज़्यादा उन्हें कंपटीशन किस में फेस करना पड़ रहा था, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में उन्हें कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा था। विच वॉज कैरिड आउट, टेक्सटाइल मतलब आप कह सकते हो कपड़ा उद्योग में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो उसका प्रोड्यूस था वो कहाँ पे होता था, वो कैरिड आउट मतलब विच वॉज, वो कहाँ पे कैरी किया जाता था, जो प्रोडक्शन उसका होता था, दैट इज फ्रॉम मेनली इन होम्स होता था प्रोडक्शन, स्मॉल वर्कशॉप्स में उसका प्रोडक्शन होता था, या पार्शियली मशीन से होता था। आप कह सकते हो लिटिल बिट मैकेनाइज्ड था, मैकेनाइज्ड
था या पार्शियली, ठीक है। एंड इन दोज रीजन ऑफ यूरोप where the aristocracy still enjoyed power, peace and struggle under the burden of feudal dues and obligation. और अभी भी क्या हुआ था देखो कि यूरोप के उन इलाकों में जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी थे, अभी भी वो एंजॉय कर रहे थे अपनी पावर का, अभी भी वो क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी पावर का। एंड जो पीसेंट थे, पीसेंट स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि वो अंडर दी बर्डन थे, मतलब बर्डन फ्यूडल ड्यूज से थे आप कह सकते हो, और ऑब्लिगेशन से बोझे, मतलब ऑब्लिगेशन से दबे हुए थे, ठीक है। फ्यूडल ड्यूज से या सामंती शुल्कों से या ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियों से बिल्कुल दबे हुए थे, और खाने पीने की चीज़ों के दबे हुए थे। एंड the rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. क्या हुआ था, खाने पीने की चीज़ों के जो प्राइजेस थे वो बढ़ रहे थे, और किसी ईयर खराब फसल जब आपकी बैड हार्वेस्ट हो जाता था तो क्या होता था, बैड हार्वेस्ट होने के एक तो क्या हुआ था कि राइज ऑफ फूड प्राइजेस, जो फूड प्राइजेस थी वो राइज हो रही थी, और सेकेंड ईयर ऑफ अगर बैड हार्वेस्ट हो जाए तो क्या हो जाता था, वाइड स्प्रेड हो जाता पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। मतलब पॉपुलिज्म मतलब कि गरीबी एक तरह से फैल जाती थी, टाउन और कंट्री में क्या फैल जाती थी, टाउन एंड कंट्री में गरीबी फैल जाती थी। एंड द ईयर 1848 I think I have read okay, it's a revision. Think that it is a revision part that is we are studying. The year 1848 was one such year. 1848 एक ऐसा सच ईयर था जहाँ पे फूड शॉर्टेजेस और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। क्या होता, फूड शॉर्टेजेस मतलब खाने की कमी, अनाज की कमी से क्या हुआ, अनाज की कमी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई, और उसने क्या किया था, पॉपुलेशन को पेरिस तक मतलब रोड पे लेकर आ गई थी। पेरिस के कहाँ पे लेकर आ गई थी, रोड पे आ गई थी, मतलब लोग सड़कों पर आ गए थे क्योंकि खाने पीने की कमी हो गई थी, और क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, तो जो पेरिस के लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे, और वो क्या कह रहे थे, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिपी वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। और क्या हुआ, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे जगह जगह, मतलब कि आप इस रास्ते से नहीं जाते हो, पुलिस लगा देती है, आप इस रास्ते से जाओगे, ठीक है, ये लगा दिया गया था, वॉज इरेक्टेड एंड लगाया गया, और लुइस फिलिपी वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, और लुइस फिलिपी को क्या किया जा रहा था, को भागने पर मजबूर किया गया, ठीक है, उनको क्या किया, लुई फिलिप को भागने के लिए मजबूर किया गया। एंड
a national assembly proclaimed a republic. ये जो नेशनल असेंबली थी वो क्या कर रही थी? proclaimed a republic. Granted suffrage to all male adults above 21 and guaranteed the right to work. National workshop to provide employment were set up. देखो, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक. नेशनल असेंबली क्या करती थी कि उसने प्रोक्लेम किया, अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा करते हुए क्या कहा था कि उसने सफ्रेज दे दिया था, वोटिंग राइट दे दिया था, प्रोक्लेम किया था कि रिपब्लिक में मतलब उसने सफ्रेज दे दिया गया था 21 ईयर से ज़्यादा मेल होंगे. अगर एबव 21 ईयर से ज़्यादा मेल होंगे तो उन्हें क्या है? गारंटी द राइट टू वर्क. गारंटी टू राइट टू वर्क. गारंटी देते हैं कि आपको राइट टू वर्क का मतलब हक मिलेगा और वोटिंग राइट मिलेगा. नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्क सेटअप. और नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि लोगों को क्या हुए? एम्प्लॉयमेंट मिले. ठीक है, नेशनल वर्कशॉप रखी जाएगी जिससे कि लोगों को क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट मिले. एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए. एंड earlier in 1845 weavers in Silesia. ठीक है, इससे पहले 1845 में क्या हुआ था? जो सिलेशिया में वीवर्स थे उन्होंने क्या किया था? सिलेशिया में वीवर्स ने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स. सिलेशिया में क्या हुआ था? इससे पहले 1845 में सिलेशिया में वीवर्स ने किसके अगेंस्ट विद्रोह किया था? कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था, जो उन्हें कच्चा माल देकर जो उन्हें रॉ मटेरियल देते थे और गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल. ठीक है, जो उन्हें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते थे और ऑर्डर देते थे, मतलब फिनिश टेक्सटाइल उनसे लेके जाते थे. क्या करते थे? फिनिश गुड्स उनसे लेकर जाते थे. एंड और क्या करते थे कि लेकिन उन्हें क्या करते थे? ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट. और उनकी जो पेमेंट थी वो बहुत कम थी. उनकी क्या थी? उनकी जो पेमेंट थी वो बहुत ही कम दिया करते थे. वो बहुत कम पेमेंट दिया करते थे. एंड द जर्नलिस्ट विल्हेल्म वुल्फ described the events in a Silesian village as follows. और जो जर्नलिस्ट थे विल्हेल्म वुल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना थोड़ा इस तरह से डिस्क्राइब किया. उन्होंने उस घटना को, उस इवेंट को डिस्क्राइब किया है. ठीक है, और गांव कौन सा था? सिलेशिया था, सिलेशियन गांव था. ठीक है, और जर्नलिस्ट कौन था? विल्हेल्म वुल्फ थे जर्नलिस्ट. एंड that in these villages cotton weaving is the most widespread occupation. इन सब विलेजेस में, इन गाँवों में जो कॉटन वीविंग है, ठीक है, जो कॉटन वीविंग है वो बहुत वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन है. ठीक है, उस कॉटन वीविंग का काम कौन करता है? मतलब वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन है वो.
वाइड स्प्रेड क्या है, ऑक्यूपेशन है वो। एंड द माइट्री ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। और क्या हुआ कि वर्कर्स इज एक्सट्रीम कि द डिस्परेट नीड फॉर जॉब, ठीक है। जो पीसेंट थे उनकी हालत बहुत खस्ता थी, आप कह सकते हो। माइट्री थी, बहुत दयनीय थी उनकी हालत। एंड 18,000 क्या होता था इन विलेजेस में, इनकी पॉपुलेशन लमसम 18,000 थी। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 18,000 थी इनकी पॉपुलेशन। और वहाँ पे कॉटन वीविंग बहुत ज़्यादा ही ऑक्यूपेशन, वहाँ पे कॉटन वीविंग बहुत फेमस था। बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे क्या करते थे, कॉटन वीविंग का ही काम करते थे। और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, 18,000 वहाँ की पॉपुलेशन थी। एंड वहाँ की पॉपुलेशन 18,000 थी। और जो वहाँ के लोग थे उनकी हालत बहुत दयनीय थी। एंड द desperate need for job had been taken advantage of by the contractor to reduce the prices of the goods they order। अब क्या हुआ था, वहाँ पे एक तरह से तो अधिकतर लोग कौन सी ऑक्यूपेशन कर रहे थे, सब लोग कॉटन ऑक्यूपेशन ही करने में लगे हुए थे, कॉटन की वीविंग करने में ही लगे हुए थे। और जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इनका फ़ायदा उठाता था कि जो सबसे मतलब कि वो इनका फ़ायदा उठाता था और जॉब उसको देता था, उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए देता था, उसको कच्चा माल प्रोवाइड या रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता था, जो कि कम प्राइजेस में, रिड्यूसिंग प्राइजेस में वो ऑर्डर ले। ठीक है। अगर आप सब्जी खरीदने, जब आप लेट्स टेक एग्जांपल, जब आप मार्केट जाते हो सब्जी लेने के लिए तो क्या होता है कि आप मार्केट सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी क्या होती है कि एक ही तरह की सब्जी जब आपको 5-6 दुकानों में मिलती है तो आप कहते हो एक जगह अगर 50 रुपीज़ में दे रहा है तो और दूसरी जगह जब आप पूछते हो 40 में देता है, तीसरी जगह कोई कहता है कि 25 में ले लीजिए, 20 में ले लीजिए। तो हम लोग अक्सर क्या प्रेफर करते हैं, 25 to 20 रुपीज़ में ख़रीदना प्रेफर करेंगे, हम 50 या 40 रुपीज़ में नहीं खरीदते। तो ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वहाँ पे इसी कॉन्ट्रैक्टर भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन 18,000 थी और ज़्यादातर लोग वहाँ पे क्या करते थे कि ज़्यादातर 18,000 पॉपुलेशन थी तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे ये कॉटन वीविंग ऑक्यूपेशन ही करते थे। तो इसका फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर उठा के जो सबसे कम रेट में उनके फिनिश गुड्स को तैयार करके दे दे, रॉ मटेरियल तो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करते थे तो उसी को वो सारा काम देते थे। और मतलब इतने लोग उस वीविंग में थे कि इसके कारण अधिकतर लोगों की तो आप देखेंगे दशा भी बहुत दयनीय हो चुकी थी, उनकी दशा भी बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। एंड ऑन 4 जून at 2 PM, 4th जून 2 PM में क्या हुआ, अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर emerged from their home and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages। क्या हुआ था 4th जून 2 PM को, 4th जून 2 PM को क्या हुआ, अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर, मतलब लार्ज क्राउड वीवर का इमर्ज फ्रॉम देयर होम, सब कोई लार्ज क्राउड वीवर्स का सब कोई अपने घर से बाहर आ गया और मार्च, सब कोई पेयर्स में मार्च करने लगा। और उसने कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड किया हायर वेजेस का। ठीक है, वो सब मतलब पेयर्स में बढ़ गए और उसका जो मेंशन था जहाँ वो रहता था वहाँ पे मतलब उसको चारों तरफ से घेर के उसके मेंशन को उससे डिमांड करने लगे कि आप हमें हायर वेजेस दीजिए।
आप हमें क्या प्रोवाइड करिए, आप हमें हायर वेजेस दीजिए। एंड they were treated with scorn and threats alternatively। लेकिन उन्हें कैसे ट्रीटमेंट मिली, उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया गया, वो ज़्यादा उनके साथ उन्हें काफ़ी धमकियाँ दी गई और उनके साथ इल ट्रीट किया गया, मतलब मिसबिहेव किया गया। उनके साथ क्या किया गया, उनके साथ स्कॉन और ट्रीट अल्टरनेटिव, मतलब उनके साथ बहुत ही घृणा वाली भावना की गई, घृणा की, छुआछूत टाइप की। और दूसरा चीज़ उन्हें उसे कहा गया कि राम जी को अपने साथ तुम लेकर जा सकते, सॉरी They were treated with scorn and threats alternately। उन्हें धमकी दी गई, ठीक है, उन्हें घृणा की भावना से देखा जाने लगा, धमकी दी जाने लगी। And that following this, a group of them forced their way into the house। और following this क्या हुआ, a group of them, बोलो, ग्रुप में वो पर्सन से क्या किया, ग्रुप में वो पर्सन कहाँ चले गए, उसके घर में घुस गए। And smashed its elegant window pane, furniture, porcelain। Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of clothes, which they tore to shreds। उन्होंने क्या किया कि वो इसके बाद वो क्या करने लगे, जब उनको धमकियाँ दी जाने लगी और उनके साथ घृणा का व्यवहार किया जाने लगा, स्पोन किया जाने लगा, तो इसके बाद ये भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई। और आपको मतलब विंडोज़ थे, फर्नीचर थे, कैरोसिन की बनी नफीस चीज़ें जैसे मतलब तोड़ दी। उन सब ने क्या किया, विंडोज़, दरवाजे, मतलब जो चीज़ उन्हें दिखी उन्होंने सबको तोड़ दिया, ठीक है, फर्नीचर, प्रोक्लेट, विंडो। एंड another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of clothes, which were torn to shreds। and फिर उन्होंने क्या किया था कि अब और जो दूसरा ग्रुप था वो स्टोर हाउस में घुसकर कपड़े के जो भंडार को लूटकर उसके तार तार कर दिया, उसे बिल्कुल फाड़ फाड़ दिया। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे ठीक है, स्टोर हाउस से कपड़े निकालकर उसको टोर कर दिया, फाड़ दिया। एंड जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भाग गया अपनी फैमिली को लेकर टू अ नेबरिंग विलेज, विच वॉज हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। मतलब अपना नेबरिंग विलेज, अपने पड़ोसी देश में चला गया। और हाउएवर हमारे पड़ोसी देश में भी क्या किया कि उसे शेल्टर नहीं दिया, उन लोगों ने भी रिफ्यूज़ कर दिया ऐसे इंसान को शेल्टर देने से, उन लोगों ने भी रिफ्यूज़ कर दिया ऐसे इंसान को शेल्टर देने से। एंड he returned 24 hours later, having He returned 24 hours later,
having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 beavers were shot. 11 beavers were shot. और 24 आवर्स में ही क्या हुआ कि वो एट 24 आवर्स के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद के लिए लौटा। इसके सेना को लेकर वो क्या किया, वो हेल्प के लिए पहुंचा। और इन दिस एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट। और उसके एक्सचेंज में क्या हुआ कि उसने क्या किया, जो सेना थी उसने क्या किया, 11 वीवर्स को गोली मार दी। सेना ने क्या किया, 11 वीवर्स को गोली मार दी। एंड दैट our next topic, that is 1848. Our next topic 3.3, 1848, the revolution of the liberals. The revolution of the liberals. And the revolution of the liberals. Parallel to the revolts of the poor, employers and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, revolution led by the education middle classes were underway. Workers European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. और parallel to the revolt of the poor, अब क्या हुआ कि parallel to the revolt of the poor, इसमें क्या हुआ, 1848 में जब अनेक मतलब मोर यूरोपियन कंट्री में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर या पढ़े लिखे मिडिल क्लास की फैमिली के एक क्रांति भी हो रही थी। ठीक है, एक क्रांति भी की जा रही थी। एंड कह सकते हो आप कि पैरेलल एक रिवॉल्ट चल रहा था पुअर एम्प्लॉयमेंट और स्टार्विंग, भूखमरी के खिलाफ। और वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्री, जो वर्कर्स थे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में, दैट इज 1848, वो रिवॉल्यूशन में ठीक था। That parallel to the revolts of the poor, unemployment revolt, ये revolt था poor का जो parallel चल रहा था, unemployment, poor और starving village and workers in many workers that is ये रिवॉल्ट पैरेलल चल रहा था, पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्विंग पीसेंट्स इसको कर रहे थे। ठीक है, जो कि
वर्क करते थे, वर्कर जो यूरोपियन कंट्रीज में वर्क करते थे, कौन से ईयर में, इन 1848 में। और रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिड क्लास वॉज अंडरवे। और जो रिवॉल्यूशन था वो कौन लीड कर रहा था, एजुकेटेड पीपल में लीड कर रहे थे, जो मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते थे, जो मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड event of February 1848 in France, event in February 1848 in France that had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed that। अब क्या हुआ था कि फरवरी 1848 की इवेंट से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। इवेंट से क्या, 1848 में जो क्लेमेशन आया था, ठीक है, दैट इज उसे राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक रिपब्लिक की मतलब और एक रिपब्लिक की अनाउंसमेंट की गई जो सभी मेल के लिए थी, सार्वत्रिक। और मेल को क्या दिया गया था, यूनिवर्सल वोट के लिए था, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज के लिए, ठीक है, सफ्रेज के लिए था। आप कह सकते हो इवेंट ऑफ फेब्रुअरी, इवेंट एक हुआ था 1848 में, फरवरी में, कौन सा था, दैट इज फ्रांस में हुआ था, हैड ब्रॉट अबाउट द एबिडिशन ऑफ द मोनार्क, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि मोनार्क को एब्डिक्शन मतलब उसे अपनी राजगद्दी छोड़ने पे मजबूर किया गया, छोड़नी पड़ी और एक रिपब्लिक की मतलब रिपब्लिक बेस्ड की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के, सभी मेन के सार्वत्रिक मताधिकार का आश्रित था, आधारित था। अगर आप देखो तो दैट उन्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ गई, ठीक है। इवेंट जो फरवरी 1848 में था कि उन्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ गई और रिपब्लिक आया, वहाँ पे फ्रांस में क्या हुआ, रिपब्लिक आया, दैट इज यूनिवर्सल मेल सफ्रेज दिया गया, मतलब मेल को वोटिंग राइट दी गई। मेल को क्या दिया गया, मेल को वोटिंग राइट दे दी गई एंड मेल को वोटिंग राइट दे दी गई। एंड क्या किया गया कि इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप व इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट। और जो अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप था, दैट इज जो अदर पार्ट था यूरोप का, वह इंडिपेंडेंट नेशन, वो क्या था, इंडिपेंडेंट नेशन था और स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, such as Germany, Italy, Poland, Austro, ठीक है, Austro Hungarian Empire, Hungarian Empire. Men and women of the liberal middle classes combine their demand for constitutionalism with national unification, अब क्या था, अब बोला गया कि यूरोप के जो दूसरे पार्ट में जहाँ अभी तक इंडिपेंडेंट ग्रो नहीं हो पाया था, अभी तक वो इंडिपेंडेंट देश नहीं बन पाया था, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन पाया था, तो जैसे आप इंडिपेंडेंट
स्टेट नहीं बन पाया था। यूरोप के कुछ इंडिपेंडेंट नेशन थे जो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन पाए थे, दैट इज सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, एंड Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया।